सो गाइज इसका फर्स्ट क्वेश्चन, डबल टोन्ड मिल्क में वसा परसेंट क्या है? ये काफी बढ़िया क्वेश्चन है। डबल टोन्ड मिल्क, डा का मतलब 1.5 से है, मतलब फैट की मात्रा कितनी हो गई, वसा कितने परसेंट हो जाएगी डबल टोन्ड मिल्क में? 1.5%। और एसएनएफ कितनी हो जाएगी? एसएनएफ कितनी हो जाएगी? 9%। तो 1.5 और 9 का ये जो कॉम्बिनेशन है ये डबल टोन्ड मिल्क में होता है। 1.5 वसा है और 9 एसएनएफ है। जबकि ध्यान रहे विद्यार्थियों, जो हमारा स्टैंडर्ड मिल्क होता है, जो स्टैंडर्ड मिल्क होता है उसमें फैट की मात्रा कितनी है? 4.5%। और जो एसएनएफ की मात्रा है, जो एसएनएफ की मात्रा है वो कितनी होती है? वो होती है 8.5%। ये किस में होती है? स्टैंडर्डाइज्ड मिल्क, मानकीकृत दूध में। अब एक होता है टोन्ड मिल्क, टोन्ड मिल्क, इसमें कितनी होती है? 3% क्या होगी भाई? फैट है। और बसा कितनी होगी? एसएनएफ कितनी होगी? एसएनएफ होगी 8.5%। तो ये काफी अच्छे क्वेश्चन हैं, इन्हें आप याद कर लेना, यही प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। नेक्स्ट, सपरेटा दूध का अपेक्षित घनत्व आपको बताना है। गाय के दूध के अपेक्षित घनत्व की बात करेंगे तो भाई कितनी है? 1.028। अगर सटीक वैल्यू दे तो इस प्रकार से, और अगर सटीक ना दे तो 1.028 से 1.030 तक होता है गाय का जो अपेक्षित घनत्व होता है गाय के दूध का। भैंस के दूध का अपेक्षित घनत्व कितना हो जाएगा? भैंस तो 1.030 से 1.032। और जो हमारा सपरेटा मिल्क होता है, सपरेटा मिल्क होता है, इसका जो अपेक्षित घनत्व होता है 1.035 से 1.037। ठीक है भाई, बहुत बढ़िया, शानदार। क्वेश्चन नंबर 49, भारत में भेड़ की सबसे ऊंची नस्ल कौन सी है? बताओ आप लोग, भेड़ की कौन सी ब्रीड सबसे ऊंचे नस्ल की है? बताओ आप लोग। लोही, नेल्लोर, लिंकन या फिर सभी? लोही, लिंकन या फिर सभी? तो जो नेल्लोर नस्ल की भेड़ है ये भारत में सबसे ऊंचे नस्ल की भेड़ होती है। कैसी होती? सबसे ऊंचे नस्ल की भेड़ होती है नेल्लोर। बाकी लिंकन हो गया, लोही, ये भी भेड़ की नस्ल मानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन 50 नंबर की तरफ हम लोग बढ़ चुके हैं। सर्वाधिक लंबी अवधि तक चलने वाला रोग कौन सा है? एंथ्रेक्स है, एफएमडी है, पशु प्लेग है या फिर सभी? सर्वाधिक लंबी अवधि तक चलने वाला रोग कौन सा भाई? एंथ्रेक्स, एफएमडी। एंथ्रेक्स जो है जीवाणु के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? जीवाणु के द्वारा, वाई बैक्टीरिया, वाई बैक्टीरिया नहीं, जीवाणु के द्वारा। एफएमडी है ना, पशु प्लेग, ये भी जीवाणु के द्वारा है, ये भी जीवाणु के द्वारा है। सो गाइस इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा एफएमडी, फूट एंड माउथ डिजीज, खुरपका और मुंहपका। खुरपका और मुंहपका जो है ये सबसे लंबी अवधि तक चलने वाली डिजीज है पशुओं की। ठीक है भाई, बहुत बढ़िया, शानदार। क्वेश्चन नंबर 51 की तरफ हम लोग बढ़ चुके हैं। 51 नंबर की तरफ हम लोग बढ़ चुके हैं। तो नेक्स्ट है कि दूध में प्रोटीन किस रूप में पाई जाती है? दूध में जो प्रोटीन है वो किस रूप में पाई जाती है? दूध में प्रोटीन सबसे ज्यादा मात्रा में दूध में कौन सी प्रोटीन पाई जाती है? केसिन, जो कि टोटल प्रोटीन का लगभग 75% होती है। और इसी के कारण जो दूध का सफेद रंग है, जो दूध का रंग सफेद है, जो दूध का रंग सफेद है वो भी केसिन की उपस्थिति के कारण होती है। और जो दूध में शर्करा है, जो दुग्ध शर्करा भाई, इसको क्या बोलते हैं? दुग्ध शर्करा क्या बोलते हैं? लैक्टोज। जो दूध शर्करा इसको बोलते हैं लैक्टोज। और ये दूध में जो घोल या फिर सॉल्यूशन के फॉर्म में पाई जाती है। और जो बसा है, जो बसा है ये इमल्सन या फिर गोलिकाओं, यह इमल्सन या फिर गोलिकाओं के रूप में पाई जाती है। ठीक है ना। और जो प्रोटीन होती है, प्रोटीन ये कोलाइडल के फॉर्म में पाई जाती है। तो दूध में प्रोटीन किस रूप में पाई जाती है?
कोलाइडल यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, राइट उत्तर जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ में, करेक्ट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही उत्तर है भाई, बहुत ही बढ़िया, शानदार। कई सारे विद्यार्थी जुड़ रहे हैं, आप सभी का स्वागत है। सभी लोग वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करके चलें। नेक्स्ट, साइलेज वाली फसल में सूक्ष्म पदार्थ होता है जब चारे की कमी होती है, जब चारे की कमी होती है तब जो अपना हरा चारा संरक्षित करके रखा जाता है। कोई साइलेज की कैटेगरी में रखा जाएगा तो कोई है की कैटेगरी में। तो साइलेज वाली फसल में सूक्ष्म पदार्थ होता है, मतलब जो साइलेज की क्रॉप होंगी इसमें नमी बनी रहती है, मॉइस्चर उपस्थित होता है तभी बनाए जाते हैं। कहने का मतलब परीक्षा में प्रश्न यह आता है कि साइलेज वाली फसल में सूक्ष्म पदार्थ कितना होना चाहिए। तो सूक्ष्म पदार्थ होना चाहिए, सूक्ष्म पदार्थ 30 से 40%, और साइलेज में नमी होनी चाहिए कितनी, साइलेज में नमी होनी चाहिए 60 से 70%। जबकि जो अपना है होता है, जबकि जो है किससे बनाया जाता है, पूर्णतया चारे को सुखा करके, सूक्ष्म चारे से बनाए, पूर्णतया सूक्ष्म कर दिया जाता है। इसमें 90% होता है ड्राई मैटर, यानी सूक्ष्म पदार्थ कितने परसेंट होगा, सूक्ष्म पदार्थ 90% होगा, और हे में 10% क्या होती है, 10% नमी होती है। ठीक है भाई, बहुत बढ़िया, शानदार। नेक्स्ट क्वेश्चन, और भी कुछ पॉइंट जान लो। जो है ये उन फसलों से बनाई जाती है जिसमें प्रोटीन की अधिकता पाई जाती है, प्रोटीन की अधिकता पाई जाती है। जैसे कौन सी फसल, बरसीम हो गया, लूसन, बरसीम और लूसन से है बनाई जाती है, जो कि बढ़िया क्वालिटी की बनती है भाई। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट, जो अपना साइलेज है ये ठोस तने वाली क्रॉप से बनाया जाता है जिसमें कार्बोहाइड्रेट की अधिकता होती है। किसकी, कार्बोहाइड्रेट की, जिसमें कार्बोहाइड्रेट की अधिकता होती है। जैसे ज्वार, बाजरा और मक्का। ज्वार, बाजरा, मक्का से जो है साइलेज बनाई जाती है क्योंकि इसमें कार्बोहाइड्रेट की अधिकता पाई जाती है। ठीक है भाई, बहुत बढ़िया, शानदार। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश की भेड़ की नस्ल भाई कौन सी है, कौन सी भेड़ की नस्ल उत्तर प्रदेश के लिए फेमस है, उत्तर प्रदेश का ओरिजिन प्लेस माना जाता है। तो देख लो, मेरिनो हो गया, हिसार डेल हो गया, लोही या फिर जालौनी। अब जालौनी का मतलब जालौन से है, अब जालौन भाई कहां पे, उत्तर प्रदेश में, तो यही तो होगी। तो उत्तर प्रदेश की जो फेमस नस्ल की जो भेड़ है वो जालौनी है। बाकी लोही भी है, मेरिनो भी है, और हिसार डेल, ये भी भेड़ की नस्लें मानी जाती है। मेरिनो की कुछ खास बात देख लो, उत्पत्ति स्थान परीक्षा में आता है कहां पे, स्पेन में है, और महीन ऊन के लिए फेमस ये नस्ल है भेड़ की, महीन ऊन के लिए, काफी अच्छी क्वालिटी की इसकी ऊन होती है। हिसारडेल जो है भेड़ की संकर नस्ल है, जो कि मेरिनो और महीन ऊन के लिए फेमस ये नस्ल है भेड़ की, महीन ऊन के लिए, काफी अच्छी क्वालिटी की इसकी ऊन होती है। हिसारडेल जो है भेड़ की संकर नस्ल है, जो कि मेरिनो मेरिनो मेड़ा रहेगा, जो नर रहेगा मेरिनो, और जो भेड़ रहेगी अपनी इंडियन रहेगी बीकानेरी भेड़। इसके क्रॉस से क्या बना है, इसके क्रॉस से बन गया हिसारडेल। और हिसारडेल का जो उत्पत्ति स्थान है गाइज वो है स्विट्जरलैंड, स्विट्जरलैंड। हिसारडेल का जो ओरिजिन प्लेस है वो है स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड की राजधानी आप लोग याद रख लो, बर्न होती है, ना कि जेनेवा। स्विट्जरलैंड की राजधानी बर्न होती है, जेनेवा नहीं होती है। जेनेवा में इसके बहुत सारे हेडक्वार्टर हैं। ठीक है, तो ठीक है भाई, क्वेश्चन नंबर 54 की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं। मोटे चारे में रेसी की मात्रा कितने परसेंट होती है, बताएं आप लोग, मोटे चारे में रेसी की मात्रा कितने परसेंट होती है। बहुत ही बढ़िया, शानदार, आप सभी लोग भाई। देखो, मोटे चारे उनको बोलते हैं, मोटे चारे किसको बोलते हैं, एक बार देखो आप अच्छे से। मोटे चारे इनको ही बोल देते रफेज, इनको बोलते रफेज यानी मोटे चारे। जिन चारों में रेसे की मात्रा कितनी होनी होती है, रेसे की मात्रा होती है 18% से अधिक,
18% से अधिक, और TDN टोटल डाइजेस्टिबल न्यूट्रिएंट की मात्रा जो है वो कितनी होती है, 60% से कम। वो चारे क्या कहते हैं, मोटे चारे। जबकि इसका जस्ट उल्टा होता है दाने, जस्ट उल्टा हो जाएगा दाने इंस कंसंट्रेट। दाने में जो रेशे की मात्रा रहेगी, दाने में जो रेशे की मात्रा वो 18% से क्या रहेगी, अधिक, माफ कीजिए कम रहेगी, 18% से कम। क्योंकि रेशा जरूरी नहीं है, पशु अगर दाना खिलाया जाएगा तभी वो दूध देंगे, तभी उनकी सेहत भी बढ़िया रहेगी, तो रेशा कम होना चाहिए। तो दाने में रेशे की मात्रा 18% से कम होती है, लेकिन टीडीएन की मात्रा कैसी होती है, 60% से भाई क्या होती है, 60% से अधिक, 60% से अधिक होती है, उनको बोलते हैं अपन लोग दाने। तो मोटे चारे की में रेशे की मात्रा कितने परसेंट होगी, 90, 70, 18% से कम या फिर 18% से अधिक। तो कई सारे विद्यार्थियों ने करेक्ट जवाब दिया है ऑप्शन नंबर डी, बिल्कुल डी ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट उत्तर है। क्वेश्चन नंबर हम लोग बढ़ेंगे 55 की तरफ। न्यूकैस्टल एक बीमारी जो कि किसके द्वारा होती है, न्यूकैस्टल बीमारी किसके द्वारा होती है, जीवाणु, कवक, प्रोटोजोआ या फिर वायरस। बहुत ही बढ़िया शानदार विद्यार्थी आप लोग, बिल्कुल भाई न्यूकैस्टल बीमारी है किसके द्वारा होती बताइएगा, आप लोग भी कमेंट करते रहिए क्लास में। एक्चुअली में जो न्यूकैस्टल बीमारी है, इसी बीमारी का नाम होता है रानीखेत। तो कभी कभी परीक्षा में दूसरा नाम पूछ देता तो हमें आता हुआ प्रश्न हम नहीं कर पाते हैं। तो न्यूकैस्टल बीमारी जो है इसी को बोलते हैं रानीखेत। इसका नाम रानीखेत इसलिए पड़ गया क्योंकि जो न्यूकैस्टल बीमारी थी सबसे पहले रानीखेत में देखी गई थी, इस कारण इसका नाम रानीखेत डिजीज रख दिया गया। मुर्गियों की घातक बीमारी है, पोल्ट्री में लगती है, मुर्गियों में ज्यादा लगती है। और यह बीमारी किसके द्वारा लगती है, वायरस के द्वारा, वायरस के द्वारा लगती बीमारी है। और वायरस का नाम क्या है भाई, पैरामिक्सो वायरस के द्वारा। यह है वायरस का जो नाम है पैरामिक्सो वायरस के द्वारा बीमारी लगती है रानीखेत। सो गाइस इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वायरस, यानी ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, ऊर्जा के प्रमुख स्रोत हैं वसा, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट या फिर वायरस, बताइएगा। ऊर्जा के प्रमुख स्रोत हैं, ये जो वायरस वाला, ये वाला कट कर लो, यहाँ पे सभी कर लो आप लोग। अब बताइए राइट उत्तर क्या होगा, वसा, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट। ऊर्जा के प्रमुख स्रोत भाई क्या है, ऊर्जा के प्रमुख स्रोत भाई क्या है, ऊर्जा के प्रमुख स्रोत क्या है। तो वसा भी ऊर्जा का स्रोत होता है, क्योंकि 1 ग्राम वसा के जो ऑक्सीकरण होने से भाई कितनी ऊर्जा प्राप्त होगी, 9.46 किलो कैलोरी। ये बहुत प्रश्न आता है कि बस एक ग्राम वसा के ऑक्सीकरण होने से कितनी ऊर्जा प्राप्त होगी, तो 9.46 किलो कैलोरी। और प्रोटीन से लगभग 5 के 4.5 से 5 तक जाएगी, कार्बोहाइड्रेट से लगभग यही वैल्यू रहेगी। तो ये तीनों ही स्रोत होते हैं किसके, ऊर्जा के। इसलिए करेक्ट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही उत्तर है इस प्रश्न का, राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। परसी, मक्का, ज्वार या फिर सभी, बिल्कुल भाई बताते रहिए आप लोग कमेंट करके क्या आंसर होगा। तो हे प्रोटीन युक्त फसलों से बनाई जाती है जिसमें प्रोटीन की मात्रा ज्यादा हो। अब देख लो मक्का में तो कार्बोहाइड्रेट की अधिकता हो जाती है, ज्वार में भी हो जाएगी, तो बरसीम में मात्रा ज्यादा होती प्रोटीन की, तो करेक्ट जवाब हो जाएगा बरसीम। बरसीम यहाँ पे बिल्कुल शानदार उत्तर होगा विद्यार्थियों, बरसीम। नेक्स्ट, बैलोइंग विशेषता किस पशु की है, किस पशु का एक फीचर है, विशेषता है बैलोइंग। बैलोइंग का एक्चुअली मतलब होता है नहाना। इसमें कौन सा पशु ऐसा है जो पानी देख लेता है और नहाने के लिए मतलब बेचैन हो जाता है। कुल मिला के हम लोग देखते हैं जब गर्मी पड़ती है बाहर कहीं तालाब नदी में, हमारा कौन सा पशु जाके ज्यादा नहाना पसंद करता है भाई, भेड़, बकरी, गाय, भैंस। उसी को टर्म बोल दिया अंग्रेजी में बैलोइंग। किसकी विशेषता है, बकरी नहीं जाएगी, बकरी पानी में बहुत डरती है भाई। गाय भी जो है जल्दी में पानी में घुसती नहीं है, ठीक है। भेड़ तो होगी नहीं, भैंस यहाँ पे करेक्ट उत्तर हो जाएगा भैंस। और अंतिम 2 क्वेश्चंस आपके मोबाइल की स्क्रीन पर आने ही वाले हैं। निम्न में भेड़ की नस्ल नहीं है, मेरिनो, रैम्बुलेट, साउथ डाउन, टोडा।
ये बहुत बढ़िया प्रश्न है। 3 जो ब्रीड हैं वो भेड़ की हैं और एक जो है भेड़ की नहीं किसी अन्य पशु की ब्रीड है, की पहचान करके बताना है और वही हमारे प्रश्न का जो है सटीक उत्तर होगा। सो गाइस हम सभी लोग जानते हैं मेरिनो किसकी नस्ल हो गई, भेड़ की हो गई। रैम्बुलेट, रैम्बुलेट जो भेड़ का नर हो भाई उसको क्या बोलते हैं, रैम, तो ये भी नस्ल हो जाएगी किसकी, भेड़ की हो जाएगी। साउथ डाउन ये भी नस्ल किसकी है, भेड़ की है। लेकिन ध्यान रहे टोडा, टोडा भैंस की नस्ल है ना कि भेड़ की, तो टोडा भैंस की नस्ल है और बहुत भयानक और डरावनी नस्ल होती है, शकल सूरत बहुत इसकी डरावनी होती है ना। और ये कहां पे पाई जाती भाई, नीलगिरी की पहाड़ियों पर, जो नीलगिरी की पहाड़ियां होती हैं वहां पे ये भैंसें ज्यादा पाई जाती है ना। और हमें लगता है टोडा जो जनजाति है ये भी नीलगिरी की पहाड़ियों पर ही पाई जाती है, क्यों सर। तो ये इस प्रश्न का राइट उत्तर ऑप्शन नंबर डी है। बाकी ये 3 नस्ल भी भेड़ की है। और भेड़ का बॉडी टेम्परेचर आप याद करना, भेड़ में कितने यहाँ पे बढ़ आ रहे हैं, 2 आ रहे हैं, तो 102 डिग्री फ़ारेनहाइट याद कर लेना। हमने ऐसे सारी ट्रिक बता दी थी। बकरी में देखो कितना आता भाई, बहुत सारी ट्रिक, बकरी में 1 2 3 मतलब 103 डिग्री फ़ारेनहाइट इसका तापमान हो जाएगा। ऐसे ही करवा दिया था। जो अपने मुर्गी है सबसे ज्यादा गर्म रहती, मतलब मुर्गी का बॉडी टेम्परेचर सबसे ज्यादा होता कितना होता है, 107 हो जाएगा। और गाय भैंस का 101.5 डिग्री फ़ारेनहाइट। इस प्रकार सारा कुछ हमने याद कर लिया था। और अंतिम प्रश्न आपके मोबाइल की स्क्रीन पर है, इंसुलिन जो है ये क्या है, वसा है, विटामिन है, प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट। इसके ऑप्शंस में थोड़ी बच्चों एरर है भाई, इसकी एरर है तो हम लोग सुधरा देते हैं। यहाँ पे इंसुलिन जो है आप लोग प्रोटीन वाला कट कर देते हैं और यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं हार्मोन्स। अब आप बताइए क्या उत्तर इस प्रश्न का राइट होगा। इंसुलिन जो है ये क्या है, वसा है, विटामिन है, कार्बोहाइड्रेट है या फिर हार्मोन्स है। पहला क्वेश्चन तो यही आता है कि जो इंसुलिन है, इंसुलिन की कमी से क्या होता है, तो सीधा प्रश्न आता है कि इंसुलिन कमी से क्या होता है, मधुमेह है। मधुमेह जिसको अपन लोग बोल देते हैं डायबिटीज, डायबिटीज इसमें रक्त में जो ग्लूकोज का लेवल है वो प्रभावित होता है। ग्लूकोज का जो लेवल है रक्त में, देखो रक्त में कौन सा शर्करा पाई जाती है, ग्लूकोज। इस कारण ग्लूकोज को क्या बोलते हैं, ब्लड शुगर। भाई रक्त में ग्लूकोज की जो शर्करा ग्लूकोज नाम से पाई जाती है उसका लेवल बढ़ता घटता है, वो प्रभावित होता है और तब बीमारी हो जाती है, मधुमेह यानी डायबिटीज। अगर जो रक्त में शर्करा पाई जाती है ग्लूकोज, तो उस शर्करा को रक्त शर्करा या फिर ब्लड शर्करा बोल सकते हैं, नो डाउट। तो ग्लूकोज को क्या बोलते हैं, ग्लूकोज को बोलते हैं ब्लड शुगर, ब्लड शुगर बोलते हैं ग्लूकोज को। ध्यान रहे जितने भी हमारे फल हैं उसमें कौन सी शर्करा प्रेजेंट है, फ्रैक्टोज। फल और शहद, फल हो गया और शहद हो गया, इसमें फ्रैक्टोज शर्करा पाई जाती है। कैसी शर्करा, फ्रैक्टोज। और यह शर्करा सबसे मीठी शर्करा भी मानी जाती है, फ्रैक्टोज। खैर मधुमेह डायबिटीज ग्लूकोज जो रक्त में है इसका लेवल प्रभावित करता है और ग्लूकोज को ब्लड शुगर भी बोलते हैं। और यह ग्लूकोज सभी फलों में तो फ्रक्टोज पाई जाती है, लेकिन जो अपना अंगूर है, जो अंगूर है इसमें ग्लूकोज पाई जाती है, इस कारण इसको अंगूरी शर्करा के नाम से भी जानते हैं। और ग्लूकोज हुआ, फ्रक्टोज, ये मोनोसैकेराइड की कैटेगरी में आएंगे क्योंकि शर्करा का यहाँ पे एक अणु ही भाग लेता है, जबकि फ्रक्टोज हो गया, लैक्टोज हो गया और माल्टोज हो गया, ये डाइसैकेराइड की कैटेगरी में आते हैं। यहाँ पे जो है मोनोसैकेराइड के 2 अणु मिल जाएंगे और डाइसैकेराइड बना देते हैं। तो इंसुलिन हार्मोन्स हुआ है, इंसुलिन एक्चुअली में भाई क्या है, हार्मोन्स है, ठीक है। इसकी खोज पूछ लेता है तो बैटिंग एंड वेस्ट, बैटिंग एंड वेस्ट ने इसकी खोज की थी। और एक प्रश्न ये भी आ जाता है कि इसका स्रावित करने वाली जो ग्रंथि है वो कौन सी होती है, तो जो पैनक्रियाज यानी जो अग्नाशय ग्रंथि होती है, अग्नाशय इसको बोलते हैं इंग्लिश में पैनक्रियाज। और अग्नाशय की बीटा कोशिका से जो है इंसुलिन का स्राव होता है। तो हार्मोन्स, एक ये प्रश्न और भी आता है यहाँ पे, जो इंसुलिन है ये एक मिश्रित ग्रंथि है। कैसी ग्रंथि है ये, मिश्रित है। अब मिश्रित इसलिए